ये रेशियोज बेसिकली मवाजना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 10 मीटर्स है, और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है और उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर्स है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी हाइट्स के दरमियान जो रेशियो है वो 10:5 है। अब रेशियोज को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हम ये इसको 5 से डिवाइड करके ये भी कह सकते हैं कि 2:1 है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट ए की के फॉर एवरी 2 पार्ट्स इन ऑब्जेक्ट ए 1 पार्ट इन बी एग्जिस्ट, राइट। जैसे उसको उल्टा भी देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट बी के एक पार्ट के अगेंस्ट वहां पे 2 करते हैं, उसके 1 मीटर के अगेंस्ट वहां पे 2 मीटर एग्जिस्ट करते हैं, तो इधर 5 मीटर एग्जिस्ट करते हैं। 1+1+1+1+1+1, और फॉर ईच मीटर दो दो एग्जिस्ट करते हैं, और फिर वहां से आप बता सकते हो कि उसकी जो ऑब्जेक्ट ए की हाइट है वो 10 मीटर्स है। Before we could go into doing questions related to ratios, I thought it will be a good idea to give you something random here. X जो है एक फ्रैक्शन है, और पूछा ये जा रहा है कि x की पावर 1/1000, क्योंकि इट्स अ रूट, तो इट विल बी x की पावर 1/1000। क्या ये x की पावर 1/1000 जो है वो 1 से ग्रेटर होगी या नहीं होगी? लेट्स सी। सो 0 और 1 के दरमियान में बेसिकली फ्रैक्शंस होती हैं, और रूट जो एक ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इनका रूट जितना बड़ा करते जाओ तो ये बड़ा होते जाते हैं, तो यानी कि x कहीं भी है 1000 रूट पे वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब वो 1 से बड़ा होगा या नहीं होगा, आई थिंक द आंसर टू दैट इज अ नो, क्योंकि द 1000 रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, राइट। उससे पीछे जितनी फ्रैक्शंस के रूट्स होंगे वो बड़े होके 1 को अप्रोच करेंगे, लेकिन वो 1 नहीं होंगे। लाइक 0.999 हो सकते हैं, 0.1009 हो सकते हैं, बट दे विल नॉट बी 1। डू वी हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि हमने इन दो चीज़ों का बेसिकली क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन ही बन सकता है ये। अगर हम इनको यूं कर दें, और मैं लेट्स से, हाँ, इसको यूं कर लो कि आप, लेट मी जस्ट इरेज इट ऑल, आप यूं कर लो कि ये x की पावर 1/1000 और 1 का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। हम कह देते हैं, लेट्स से हम कह देते हैं कि x की पावर 1/1000 जो है, क्योंकि हमें पता है यार वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ी होती जाती है, हमें लग रहा है कि यार वो 1 को क्रॉस कर जाएगी। लेट्स जस्ट लॉजिकली लेट्स जस्ट अस्यूम दैट फॉर अ मोमेंट। अगर तो ऐसा केस है, यानी कि अगर ये x की पावर 1/1000 आगे है 1 से, राइट, तो इसकी 1000 पावर लेने से तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना। अगर लेकिन हम इन दोनों की अगर 1000 पावर लेते हैं तो ये 1 बन रहा है और वो x बन रहा है, और x जो है 1 से छोटा है। सो आई थिंक दिस इज अ बेटर रीजनिंग कि x की पावर 1/1000 जो है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 1, सो इट्स नो। क्यों? क्योंकि हमने चेक करके देखा, हमने कहा चलो लेट्स से कि x की पावर 1/1000 1 को क्रॉस कर रही है,
तो अगर क्रॉस करिए तो 1 के आगे नंबर्स की पावर जितनी बड़ी करो वो उतने बड़े होते हैं, लेकिन हमने करके देखा है तो आंसर यहाँ पे x आ रहा है जो कि बिटवीन 0 एंड 1 है ओरिजिनली, जो कि लेस देन 1 है। तो इसका मतलब है हमने एक तरह से कंफर्म कर लिया कि x 1/1000 जो 1 से पीछे ही रहेगा, तो आंसर इज नो इन शॉर्ट। So coming back to ratios, ratios में यार only positive ratios appear on the GRE because only positive ratios make sense. I mean अगर x ratio y लिखा हुआ है -2 3, तो it doesn't make sense कि for every -2 parts of x 3 parts of y exist, right? तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रेशियोज आती होती हैं। अगर x और y की रेशियो लिखी हुई है x रेशियो y 2:3 है, तो हम इसको एज अ फ्रैक्शन भी ट्रीट कर सकते हैं कि x बाय y जो है वो 2/3 है। और अगर x रेशियो y, आई मीन पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, कि अगर x रेशियो y आपको 2:3 दी हुई है, तो आप एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y के बारे में क्या कह सकते हो? द आंसर टू दैट इज कि एट बेस्ट आप ये कह सकते हो कि इसी रेशियो का कोई मल्टीपल होगा, राइट? अब देखो ना, अगर x रेशियो y 2:3 है तो एक्चुअल वैल्यू 2 और 3 भी हो सकती थी, 20 और 30 भी हो सकती थी, इसका कोई भी मल्टीपल हो सकती थी, राइट? तो हम बस यही कह सकते हैं कि यार इसका कोई मल्टीपल होगी, कोई मल्टीपल उसको a कह लो, 2a 3a, right? X would be some 2a and y would be some 3a, and this a could be 1 2 3 4, any fraction, any positive number. एक तो मुझे इसमें देख के लग रहा है कि x प्लस वाई दोनों साइड पे है 5 है, तो x रेशियो 3 जो x रेशियो y जो है वो 2:3 होना चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे x ओवर x प्लस वाई, पहली इक्वेशन जो है उसको डिवाइड कर दो, सॉरी, दूसरी से, जो कि y ओवर x प्लस वाई है, यानी कि 2/5 डिवाइड हो रहा होगा 3/5 से। यहाँ से भी आपके पास x रेशियो y जो है वो 2:3 आ जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, और फिर डिवाइड जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, सॉरी। अच्छा, तो अब यूं भी आप इसको कर सकते हो कि x प्लस वाई को z कह दो, कि यार ये x बाई z जो है वो 2/5 है और y बाई z जो है वो 3/5 है, और z सेम स्केल पे है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि x रेशियो y जो है वो 2:3 है। सम पीपल डू इट लाइक दिस कि यार x y, और अगर z को कह रहे हैं तो हमें, आई मीन पहले में x रेशियो z बताई हुई है, 2:5 बताई हुई है, और दूसरे में y z बताई हुई है, 3 और 5 बताई हुई है। तो हमने करना क्या होता है कि जो चीज़ कॉमन आ रही होती है उसको सेम करना होता है। वो इस केस में सेम है तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अगर सेम ना होती तो हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते, सेम करते, और दोनों को फिर हम लिखते। खैर एनीवे, वो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में मे बी यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर। तो बेसिकली रेशियोज में जो एक चीज़ सेम आ रही होती है उसको आप सेम स्केल पे ले आते हो। ये इसी तरह है कि जैसे अगर एक आप, ओके लेट्स गिव यू दैट एग्जांपल, अगर आप एक फोटोग्राफी की एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। अगर आपको बेसिक डिवाइड करके समझ आ रहा था और ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, टू नॉट वरी,
This is just me trying to build your concepts a little deeper, ताकि आपको following questions में ज़्यादा issue ना हो and you can focus more on developing an approach. So ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर्स का है, ये 50 का है और ये 20 का है. अब लेट्स से मैं इन दोनों की तस्वीर खींचता हूँ और एक पेनाफ्लेक्स पे उनको प्रिंट कर देता हूँ. अब पेनाफ्लेक्स के ऊपर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी प्रिंटेड है और ऑब्जेक्ट ए जो है वो 1 मीटर का है, ऑब्जेक्ट बी जो है वो 5 मीटर्स का है और कोई और एक छोटी सी फोटोग्राफ के ऊपर ऑब्जेक्ट बी और सी को प्रिंट करता है, राइट. अब उसके ऊपर ये जो है ऑब्जेक्ट बी जो है वो लेट्स से 0.05 मीटर्स का आ रहा है या और ऑब्जेक्ट सी जो है वो 0.02 मीटर्स का आ रहा है. अब इनके आपस की जो रेशो है बी और सी की इस फोटोग्राफ के अंदर और ए और बी की उस पैनाफ्लेक्स के अंदर वो तो सेम है. लेकिन अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन ना दी गई होती और सिर्फ ये दोनों चीज़ें दी गई होती और मेरे से पूछा गया होता कि इनकी रेशो क्या है, तो फिर भी मैं बता सकता था क्योंकि बी दोनों में कॉमन है. तो अगर तो मैं अपनी वाली पिक्चर जिसको मैं 1 कह देता हूँ यहाँ पे, उसको मैं जूम आउट करके श्रिंक करूँ और बी को उतना कर दूँ तो ए अकॉर्डिंगली उतना हो जाएगा, राइट, जितना रिलेटिवली था ओरिजिनली. या जिसकी वो छोटी पिक्चर है जिसमें 0.05 मीटर्स का बी है, उसको मैं एक्सपैंड मैग्नीफाई कर दूँ तो अकॉर्डिंगली सी भी उतना हो जाएगा और वो रिलेटिव जो उनकी रेशियो वो आ जाएगी. सो दैट्स मी जस्ट ट्राइंग मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग. अब मैं इसको 5 बनाने के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, ये 5 मीटर्स 2 मीटर्स बन जाएगा. अब दोनों में ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स का हो गया तो अब आई कैन विद कॉन्फिडेंस से कि ए बी और सी का रेशियो 1:5:2 है, जो कि ओरिजिनली यहाँ से भी मैं देख के बता सकता हूँ. सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं. एक्स रेशियो वाई 2:3 है. So let's just write that down. X ratio y is 2:3. Y ratio z is 4:3. Y दोनों में जो है um, आ रहा है. तो अब हम y को सेम स्केल पे ले आते हैं. एक जगह 4 एक जगह 3 है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से कर दो. लाइक रेशियोज में तो फर्क नहीं पड़ेगा. 4 2 टाइम्स 8, 4 3 12, इधर 3 4 12, 3 3 9. टेक्निकली हमने अगर आप लास्ट एग्जांपल जो मेरी एक्सप्लेनेशन उसके लिहाज से सोचते तो हम दोनों को मैग्नीफाई कर दिया, सेम स्केल पे ले आए एक चीज़ को. तो यहाँ अब जो है x रेशो y 8:12 आ रहा है, y रेशो z is 12:9. यू कैन सिंपली से कि x y z y दोनों में 12 है, कॉमन जो चीज़ है वो कॉमन हो गई है, वो सेम हो गई है. So this will be your ratio. Again you can use a different method as well जिसमें आप जो हो x रेशो y रेशो z मांगा हुआ है और x रेशो y दिया हुआ है 2:3, y रेशो z दिया हुआ है 4:3. आपने ये कॉलम सेम करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, बट दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट which I just explained. Answer is 8:12:9.
The ratio of boys to girls in a class is 2:5, and which of the following could be the total number of students in the class? देखते हैं. So boys to girls ratio बताइए कि boys to girls ratio किसी specific class के अंदर 2:5 है, यानी कि for every 2 boys there are 5 girls, for or against every 5 girls there are 2 boys. तो एक्चुअल नंबर जो है हम यही कह सकते हैं कि इसका कोई मल्टीपल ही होगा 2a 5a, यानी कि अब टोटल का पूछा हुआ है यहाँ पे. सो टोटल वुड बी 2a + 5 है 7a, यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को अगर हम ऐड करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनेगा वो 7 का कोई मल्टीपल होगा. 7 का मल्टीपल यहाँ पे 7 है, 14 है और 35 है. 7 3 21 नहीं 24 नहीं है. सो अगर मतलब अगर 7 है तो 2 बॉयज 5 गर्ल्स हैं. अगर 14 है तो 4 10 4 बॉयज 10 गर्ल्स. अगर 35 है तो 5 2 10 5 5 25 10 boys 25 girls. So 7 14 and 35 are possible answers. दो हजार चौदह में the ratio of boys to girls in a classroom was 1:1 और 2015 में दोनों 20% बढ़ गए, यानी कि 2014 के अंदर boys to girls का ratio in a classroom was 1:1. A के A both were equal. So A ratio A कर लेते हैं, X ratio A X कर लो if you like. 2015 में दोनों जो हैं वो 20% बढ़ गए, यानी कि ये भी 1.2a हो गए और ये भी 1.2a हो गए. अब यानी कि 2015 में भी 1:1 ही बरकरार रहा है. खैर, which of the following could be the total number of students in the class in 2014? अब ऑफ माई हेड मुझे ये लग रहा है कि सारे ऑप्शंस होंगे एक्सेप्ट फॉर F. There has to be a trap in there. I mean, it cannot be that straightforward. So let's just have a closer look. हम कह देते हैं कि 2014 और 2015 की पॉपुलेशंस को चेक करते हैं. अगर तो 2014 में पूछना है कि कौन से हो सकते हैं, अगर 2014 में 10 थे
तो 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स होंगे 2014 के, और 2015 के अंदर 1.2 बढ़ गए तो 5 to 10 5 1 5 6 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स बन गए। जब seems possible। इसमें 8 और वहाँ पे 9.6 look not possible, see there's a trap here, क्योंकि अगर हम वो 20% इंक्रीज लगाते हैं तो वो सेंसिबल आंसर ही नहीं आता कि 2015 में 9.6 बॉयज हो गए और 9.6 गर्ल्स हो गए। doesn't make sense। इधर 12 बन रहे हैं और वहाँ पे 14.4 अगेन doesn't make sense। यहाँ पे 15 बन रहा है, और अगर मैं 30 into 1.2 करता हूँ तो that's like 3 12 3 to 6 3 36, so 1 8 18 बन रहे हैं, which is possible absolutely। so ये हो सकता है। इसमें 20 बन रहे हैं, और so 20 को 1.2 टाइम्स अगर मैं करता हूँ तो that's 24 ठीक है। तो 24 seems possible। 15 तो वैसे ही absurd है। So the correct options are कि 2014 के अंदर जो possibilities of the total number of students in the class वो 10 हो सकता है, in given options में से 13 और 40 हो सकता है। So the ratio of males to females in a room is 2:3। यानी कि we can write it like this। What's happening now is कि 10 more males and 10 more females are entering the room। अब हमें इनका एक्चुअल तो नहीं, अब इसमें 10 ऐड करना तो गलत होगा टेक्निकली, क्योंकि फिर हम ये कह रहे होंगे कि 2 और 3 एक्चुअल नंबर्स हैं, तो हम ये सेफर वर्ड भी कि 2A 3A इनको कह दो, और फिर 10 more males entering would be this, 10 more females entering would be this। अब the new ratio of males to females, which is technically this, and this, इसका comparison हुआ हुआ है। इसको आप अगर क्विकली चेक करो a की डिफरेंट वैल्यूज, a को आप 1 2 3 करके देखो, you would realize that this quantity is bigger। आप इसको यूं भी कर सकते थे, मतलब दिस क्वांटिटी स्टेज बिगर। आप इसको यूं भी कर सकते थे कि आप एक्चुअल वैल्यूज को कह देते कि यार 2:3 है, और अगर 10 आ रहे हैं तो ये 12 और 13 है, बन जाएगा। ठीक है, तो ये 12/13 and this is 2/3 and this is bigger। लेकिन I would recommend कि I mean this is better in my opinion, although that other solution is considerably faster। कि इसमें हम मतलब एक ट्रेंड देख सकते हैं कि एक ही हम वैल्यू जो भी देखें वो बड़ा ही हो रहा है, राइट। सो क्वांटिटी इज बिगर। बाकी एक ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती है काफ़ी, वो ये है कि जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड करते हो ना, तो 1 के नज़दीक चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 से आगे कोई हम फ्रैक्शन पकड़ लेते हैं 16/7, 1 से बड़ी है, ठीक है। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 4 ऐड कर दो। जब आप 4 ऐड करते हो तो आपके पास आ जाता है 16 + 4 = 20,
7 8 9 10 11 11। अब ये 20/11 का अगर आप आंसर चेक करो ना तो वो 16/7 से कम है, यानी कि वो इधर है, ठीक है। सो फॉर 16/7 मूविंग क्लोजर टू 1 मींस छोटा हो जाना। सिमिलरली अगर कोई फ्रैक्शन ऐसी है जो 1 से छोटी है, जैसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एक्चुअली किया है 2/3, ठीक है, तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम कोई चीज ऐड करो, जैसे उसमें हम 10 ऐड कर रहे थे, 10 ऐड करके हमारे पास 12/13 आ रहा था, तो अगेन इट विल मूव क्लोजर टू 1। तो जब भी इन दैट सिनेरियो इट मींस कि ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करोगे इट विल मूव क्लोजर टू 1, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स इट विल मूव अवे फ्रॉम 1। And depending upon which side of 1 it is, it can either mean the fraction getting further smaller or it getting bigger. The ratio of x to y is 2:5. All right. जब x को ऐड किया जा रहा है तो रेशो डबल हो जाती है। आई थिंक इसको फिर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये 2/5 है, और x में जब 10 इज एडेड टू x, यानी कि x में 10 ऐड कर रहे हैं तो रेशो डबल हो जाए। अब एक तो जहन में मेरे ये आ रहा है कि डबल का मतलब ये होगा कि ऊपर नीचे डबल हो रहा है, बट आई मीन दैट्स नॉट डबलिंग, दैट्स द सेम रेशो, राइट। वो सॉल्व होके वापस 2/5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कॉनोटेशन इज कि रेशो डबल हो रही है, यानी कि 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर वैल्यू ऑफ y पूछी हुई है, वी हैव एन इक्वेशन एंड another, तो वी कैन कैलकुलेट इट apparently। x plus 10 into 5 हो जाएगा, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ मैं खाली। 5x plus 50 equals 4y, और यहाँ से आपको 5y सॉरी 5x जो है वो 2y की इक्वल नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5x की जगह सिंपली 2y डाल सकते हैं। So 2y plus 50 equals 4y, that gives you 2y equals 50, which gives you y equals 25, and that's your answer.
The ratio of numbers of blue pens to numbers of black pens दी हुई है कि blue to black जो है वो 2:5 है, और हमने नंबर ऑफ ब्लू पेन्स निकालने हम नहीं निकाल सकते अगेन, क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो पता है ना, रेशियो से हम एक्चुअल वैल्यूज का नहीं बता सकते. सो द आंसर वुड बी के, आई मीन, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. क्योंकि एक्चुअली ब्लू पेन 2 हो सकते हैं, ब्लैक 5 भी हो सकते हैं, 20, 50 भी हो सकते हैं, कोई भी इसका मल्टीपल हो सकते हैं ना. 4 2 8, 4 5 28, 20 भी हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. हाँ, यहाँ पे अब टोटल बता दिया. तो ब्लू टू ब्लैक इज 2:5, और वो कह रहे हैं कि दोनों को अगर ऐड करो तो 42 आ जाता है. अब दोनों के जो एक्चुअल नंबर्स होंगे वो इसी का कोई मल्टीपल होगा. 2a 5a, इसको हम ऐड करें तो क्या बनता है 7a. ये अगर टोटल ब्लू इतने हैं, टोटल ब्लैक इतने हैं, तो 7a वो कह रहे हैं कि 42 है. तो 7 6 टाइम्स इज 42. नंबर ऑफ ब्लू पेन्स क्या हो जाएगा फिर, ब्लू हो जाएगा 2 टाइम्स 6 12. यप. अगर योर कॉन्सेप्ट इज बेटर तो आप इसको यूं भी देख सकते हो कि ब्लू पेन्स जो हैं दे आर 2 आउट ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ 42. यहाँ से भी आपको 6 2 टाइम्स 12 डायरेक्टली आ जाएगा. एनीवे आपका आंसर इज कि द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स इज 12.
My guess is okay, you had a terrible experience solving this question, but so did I the first time I solved it. This question taught me two things about the GRE. कि अगर तो आप GRE पे चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखोगे तो आप ऑलमोस्ट कभी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे. A. And the second lesson that it taught me was कि अगर आप clean नहीं लिख रहे हो ना neat नहीं लिख रहे हो तो you will end up making a lot of careless mistakes. Depending upon where you're taking the GRE at home or at center, सेंटर पे तो आपको अनलिमिटेड स्क्रैप पेपर देंगे, घर में भी आपको अलाउड होता है, राइट? लेकिन अगर आप साफ नहीं लिख रहे हो, सिस्टमेटिक नहीं लिख रहे हो, तो प्रॉब्लम होगा. कमिंग टू द सोल्यूशन, सो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यार देयर आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. अलॉय ए जो है उसकी गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है 2:3. यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ कि यार अलॉय ए है, उसके अंदर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जो है वो 2:3 है, ठीक है. और एलॉय बी जो है उसके अंदर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 3:7 है. फिर वो कहते हैं कि दोनों एलॉयज को मिक्स किए और जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है फॉर द कंबाइंड एलॉय वो 5:11 है. तो यानी कि जो मिक्सचर है जो बनाया है इन लोगों ने उसमें 5:11 है. जस्ट राइटिंग द डेटा सो फार इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डरली नीट मैनर. और फिर उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो टोटल वेट ऑफ द एलॉय मिक्सचर है वो 8 किलोग्राम्स है. यानी कि ये जो मिक्सचर है इसका टोटल वेट 8 किलोग्राम्स है. हमने एलॉय ए का वेट फाइंड आउट करना है. अब हमें नहीं पता एलॉय ए, लेट्स से एलॉय ए की कोई ए फ्रैक्शन उठाई है, राइट? तो उसमें क्या होगा, उसमें 2A गोल्ड आएगा, 3A सिल्वर आएगा. बी की कोई बी उठाई है तो 3B 7B. मिक्सचर्स में हमें नहीं पता कि एक्चुअल गोल्ड और सिल्वर कितना है, लेकिन इसका मल्टीपल ही होगा 5M 11M. लेकिन हमें मिक्सचर का वेट पता है, राइट? यानी कि 5M प्लस 11M अगर हम करते हैं जो कि हमें 16M मिलता है तो वो 8 किलोग्राम बनता है. और M यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 2 टाइम्स 16 1/2.5. यानी कि M.5 को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2.5 किलोग्राम गोल्ड है और 5.5 किलोग्राम सिल्वर है, ठीक है. यहाँ तक तो हमने कर लिया. अच्छा, अगर आप सोचो तो ये जो मिक्सचर का गोल्ड आया है, ये जो मिक्सचर का गोल्ड आया है 2.5 किलोग्राम, ये कहाँ से आया है? ये डेफिनेटली एलॉय ए और बी में से आया है ना, ए और बी में से उठ के आया है. तो यानी कि एलॉय ए जिसका गोल्ड शुड बी 2A और एलॉय बी जिसका गोल्ड शुड बी 3B इज गिविंग यू 2.5 किलोग्राम्स. सिमिलरली जो सिल्वर मिक्सचर के अंदर आया है वो एलॉय ए और बी में से ही आया है. तो यानी कि 3A प्लस 7B शुड गिव यू 5.5. अब इसको फर्दर सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं. आप आपने A निकालना है तो आप दोनों इक्वेशंस में B को साइमल्टेनियसली सेम कर लो. आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, इसको आप 3 से कर लो and solve it. Finally, when you solve it, you'll get A equals 1/5, right? एंड क्योंकि हमने एलॉय ए का वेट निकालना था जो कि एलॉय ए के गोल्ड प्लस एलॉय ए के सिल्वर के इक्वल होगा जो कि 2A प्लस 3A है, यानी कि 5A है. तो 5 into 1/5 gives you 1. सो उस मिक्सचर के अंदर वेट ऑफ एलॉय ए जो है that is 1 kilogram because this gives you 1 kilogram.
So the ratio of apples to oranges to peach trees in a garden is 2:7:11. So apples to oranges to peaches 2, 7, 11. और total number of trees in the garden is 80. तो हम इसको 2x कोई 7x 11x एक्चुअल नंबर्स होंगे, ये क्या बनता है 7 8 9 9 + 11 20। तो 20x जो है वो कह रहा है कि वो 80 है, यानी कि x जो है वो 4 है। तो नंबर ऑफ पीच ट्रीज बताने हैं, there you go, 11 into 4 44। Again, if you have a better grasp on the basics of this topic, आप देख के यूं भी कह सकते हो कि टोटल I mean 2 7 11 से 20 पार्ट्स बन रहे हैं, and out of those 20 parts 11 parts peach trees के पास हैं, and that into 80 is the total number of peach trees, which is again 44. अच्छा, आपने x, y और z को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे y3 है, यहाँ पे 4 है, 3/3 4/4 से मल्टीप्लाई अगर हम करें, इस तरह से सोचें तो ये 8/12 देता है, y/z देता है आपको ये 12/9। और देखने से ये लग रहा है कि x सबसे छोटा है, फिर z है और फिर y होगा। And if that is your answer, you're wrong. I'll explain why. देखो, so what I basically did here was कि मैंने आपको ratios की लाइन में questions दिए और मैंने आपको एक fraction दे दी। I said कि आप ratios को as fractions treat कर सकते हो, there's nothing wrong with that, but fractions को assume करना कि वो ratios से आई हैं वो गलत है। The reason for that is कि यार ये x is less than y, z is less than y तो तब होगा ना जब x, y और z तीनों पॉजिटिव होंगे। Think about it, right? What if like एक सिनेरियो है कि x की एक्चुअल वैल्यू 8 है, y की 12 है और z की 9 है। What if एक्चुअल वैल्यू x की जो है वो -8 होती, y की -12 और z की -9, तो फिर ये तो उल्टा हो जाता है ना, कि y is less than z is less than x हो जाता। Now, do we know, is there any information in this question that tells you कि ये तीनों positive है? It doesn't. So, the ascending order cannot be determined. So, 3 times x is equal to 2 times y. अब यहाँ से अगेन इस तरह से लग रहा है कि यार
y का दुगना जो है वो x का 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है x तो छोटा होगा, तो इसका मतलब है ये नो है। बट अगेन वी आर नॉट श्योर कि दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें नहीं पता। मैं इसको आपको अगेन इसी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हो सकता है कि x की एक्चुअल वैल्यू 2 और y की 3 हो। अगर तो ऐसा है, ये एक्चुअल वैल्यू 20 और 30 है, अगर ऐसा है तो फिर इसका आंसर नो हो जाएगा। बट ये भी हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू उसकी -2 और हो और y की -3 हो, या -20 और -30 हो, और कोई भी मल्टीपल हो लेकिन नेगेटिव हो, तो फिर इसका आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका जो x है वो y से बड़ा हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, सो एट बेस्ट मतलब हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड।